नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे? मार्च यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे तो न्यू कैसल से ट्रांसवाल तक। कहां से कहां तक? न्यू कैसल से ट्रांसवाल तक। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो न्यू कैसल से ट्रांसवाल तक जो किए थे ये 1913 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था कि क्या निर्धारित किया था? देखिए क्वेश्चन है कि 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम, भारतीय उत्प्रवास अधिनियम बना था 1859 ईस्वी में। तो उसमें क्या निर्धारित किया गया था? उसमें निर्धारित किया गया था कि बंगाल में जो बगान में जो घटना घटित हो रहा था असम के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? असम के क्षेत्र में, कि बगान श्रमिकों को बिना अनुमति के, देखिए बगान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बगान छोड़ने की अनुमति नहीं था। ये असम का घटना है, ऐसा नियम लागू हुआ था। तो ऑप्शन क्या इसमें हो जाएगा? ऑप्शन सी है, बगान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बगान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1906 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा, 1906 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिदीप्ति। क्वेश्चन है, प्रतिदीप्त ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग होता है? बार बार ये क्वेश्चन देखने के लिए आपको एग्जाम में मिलेगा। प्रतिदीप्त ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग होता है? तो मरकरी वाष्प और आर्गन का होता है। मरकरी वाष्प और आर्गन का होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में तरल माध्यम होता है। रक्त में तरल माध्यम होता है, तरल माध्यम क्या होता है? तो तरल माध्यम जो होता है प्लाविका प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाविका प्लाज्मा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पाचन के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तित होता है? पाचन के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तित होता है? तो सभी लोग जानते हैं एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन के रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में CFC निर्मित होते हैं तो क्या विनष्ट होता है? CFC जब निर्मित होते हैं कहां पर? वातावरण में। किसके कारण? क्लोरीन के रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब निर्मित होता है तो क्या विनष्ट होता है? तो क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या होता है? ओजोन की क्षय होता है। तो ओजोन मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा? ये विनष्ट करेगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होते हैं? इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्या होते हैं? इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होते हैं? तो इकोसिस्टम में जो बैक्टीरिया होता है वो अपघटक के रूप में क्रियाशील होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन प्लेग कमिश्नर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन प्लेग कमिश्नर रैंड एवं लेफ्टिनेंट एयर्स्ट की हत्या कर दिया था? तो किसने कर दिया था? तो ये दामोदर एवं बालकृष्ण ने कर दिया था। ऑप्शन कौन क्या था? ये चापेकर बंधु थे।
कौन थे? चापेकुर बंधु ने, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन प्लेग कमिश्नर रैंड एवं लेफ्टिनेंट एस्ट की हत्या कर दिया था? तो चापेकर बंधु ने कर दिया था। चापेकर बंधु कौन थे? तो दामोदर चापेकर और बाल कृष्ण चापेकर, ये दोनों भाई का नाम था, लेकिन ऑप्शन में दे दिया है दामोदर एवं बाल कृष्ण, चापेकर हटा दिया है। तो ये कभी कभी बीपीएससी इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप कंफ्यूजन में आ जाए। तो इनका फुल नाम क्या था? दामोदर चापेकर और बाल कृष्ण चापेकर, इसीलिए कभी कभी ऑप्शन में देता है कि चापेकर बंधु। तो कभी कभी ऑप्शन देखिएगा चापेकर बंधु, तो वो आंसर हो जाएगा। लेकिन दोनों चापेकर बंधु कौन कौन थे? दामोदर चापेकर एवं बाल कृष्ण चापेकर। तो क्लियर हो गया होगा। तो ये हत्या जो हुआ था 22 जून 1897 को किया था। हत्या कब हुआ था? प्लेग कमिश्नर रैंड एवं लेफ्टिनेंट एस्ट की हत्या कब हुआ था? 22 जून 1897 को हो गया था। रैंड एवं एस्ट की हत्या जो है यूरोपियों की प्रथम राजनीतिक हत्या था, यानी कि यूरोपियों का जो प्रथम राजनीतिक हत्या हुआ था, तो ये प्लेग कमिश्नर रैंड था और लेफ्टिनेंट एस्ट की हत्या किया गया था। किसके द्वारा? चापेकर बंधुओं के द्वारा। क्लियर? तो चापेकर बंधु कौन थे? दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस ने, एससी बोस लिख दिया गया है, तो सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था? स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन कर लिया था कब? 1943 में ही कर लिया गया था। कब? 1943 21 अक्टूबर को। कहाँ किया था? तो सिंगापुर में किया था। ऑप्शन वही पूछ रहा है कि कहाँ किया था अंतरिम सरकार का गठन, तो सिंगापुर में कर लिया था, ऑप्शन सी। कहाँ किया था? सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं 18वीं शताब्दी की फ्रांस की सामाजिक संरचना विभक्त थी। फ्रांस की सामाजिक संरचना विभक्त थी। तो फ्रांस का जो सामाजिक संरचना थी 17वीं 18वीं शताब्दी में, वो 3 स्टेट का था। ऑप्शन ए हो जाएगा। कितने स्टेट थे? 3 स्टेट थे। तो 3 स्टेट में हम बताए थे, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट में विभक्त था। 3 स्टेट था वहां, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। क्लियर? अगर ये फ्रांस की क्रांति में पढ़िएगा जाकर के, हम वीडियो डाल दिए हैं, उसमें देखिए पूरा विस्तार से हमें इसका जानकारी दिए हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हस्ताक्षरित वर्साई की संधि ने जर्मनी को तबाह कर दिया, क्योंकि, देखिए क्योंकि पूछ रहा, सभी लोग जानते हैं कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसके बाद जो है वर्साई की संधि 1919 में हुआ था। और जब वर्साई की संधि 1919 में जब हुआ था, तो उसमें हस्ताक्षरित जो हुआ था, सभी लोग जो हस्ताक्षर किए थे, जिसमें से जर्मनी को तबाह कर दिया था। तो कहता है कि कैसे तबाह हो गया, क्या कारण था? तो पहला जो हस्ताक्षर हुआ था, जर्मनी ने उपनिवेश खो दिया। क्या किया? जर्मनी ने उपनिवेश खो दिया। क्षतिपूर्ति की राशि अत्यधिक थी, यह भी बिल्कुल सही है। तबाह कैसे हुआ था ये जानकारी दे रहा है कि जर्मनी ने उपनिवेश खो दिया, क्षतिपूर्ति की राशि अत्यधिक थी, इसे ओसैनिकरण कर दिया। क्या कर दिया? ओसैनिकरण कर दिया। तो ओसैनिकरण जो कर दिया तो क्या हो गया? ये सेना नहीं रखता, तो जिसके कारण से ये तबाह हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजातीय नायक नहीं थे? देखिए जनजातीय नायक के बारे में पूछ लिया, तो जितने भी कंपिटिटर्स होंगे सभी जनजातियों जो नायक थे उनका नाम सभी लोग जान रहे हैं, जैसे तिलका मांझी, कन्हू मुर्मू, बिरसा मुंडा, सिद्धू और कन्हू,
चांद भैरव, मतलब अनेकों जो जनजातीय नायक हुए उनका नाम कह रहा है कि इनमें से कौन नहीं है, तो C.R. दास जो है इसमें से नहीं है। C.R. दास क्या थे, जनजातीय नहीं थे। तो क्लियर, तो इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता समान नियमों तथा समान अवसरों के प्रारंभिक विचारों को फ्रांसीसी सामाजिक बदलाव में प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों का सही समूह है। देखिए, स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के प्रारंभिक विचार जो थे फ्रांसीसी सामाजिक बदलाव में प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों का समूह क्या है, यानी फ्रांस के इतिहास की चर्चा कर रहा है ये, कि स्वतंत्रता, समान नियम, समान अवसर का जो बात करते थे वो प्रारंभिक विचारक कौन थे। तो प्रारंभिक विचारक कौन थे, तो उस समय जो थे जॉन लॉक थे, जीन जैक रूसो थे। ये लोग जो थे समान अवसर की बात करते थे, स्वतंत्रता की बात करते थे, समान नियम की बात करते थे। क्लियर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं सदी के फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था के संदर्भ में कौन सही सुमेलित है। 18वीं सदी के फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था के संदर्भ में कौन सही सुमेलित है। देखिए, सभी ऑप्शन को ध्यान से देखना पड़ेगा कौन सही सुमेलित है। तो टाइद के बारे में पूछ रहा है कि चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर है, ये बिल्कुल सही है। टाइल जो है अप्रत्यक्ष रूप से राज्य को अदा किए जाने वाला कर है। टाइल क्या था, ये कहता है कि टाइल जो है अप्रत्यक्ष रूप से राज्य को अदा किए जाने वाला कर है, तो बिल्कुल ये नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि ये जो टाइल जो था, टाइल तो कर था लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से जो है ना राज्य को अदा किए जाने वाला कर था, ये प्रत्यक्ष हो जाएगा तब ये सही हो जाता। क्लियर, प्रत्यक्ष रूप से ये जो है ना कर अदा करता था। तो ये ऑप्शन 2 नंबर गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, लिब्रे फ्रांस की मुद्रा। देखिए, लिब्रे जो है फ्रांस की मुद्रा थी, बिल्कुल सही है। तो ये 2 ऑप्शन सही हो गया, यानी कि उपर्युक्त उसमें एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर किसने द फिलॉसफी ऑफ बम का दर्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बम का दर्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो भगवती चरण बोहरा थे। कौन थे, भगवती चरण बोहरा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अब इसी के रिस्पॉन्स में एक गांधी जी का भी आया था, कल्ट ऑफ द बम। गांधी जी भी एक पुस्तक लिखे थे, कल्ट ऑफ द बम। इसी के रिस्पॉन्स में भगवती चरण बोहरा जब लिखे थे द फिलॉसफी ऑफ बम का दर्शन, उसी के रिस्पॉन्स में कल्ट ऑफ द बम गांधी जी लिखे थे। बंदी जीवन जो लिखे थे सचिंद्र नाथ सन्याल लिखे थे। ये बम के बारे में इस तरह का लिखा हुआ था, व्हाई आई एम थिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं, भगत सिंह लिखे थे। तो ये 3 पुस्तक को आप ध्यान में रखिएगा, मैं नास्तिक क्यों हूं, बंदी जीवन और कल्ट ऑफ द बम गांधी जी लिखे थे, और ये द फिलॉसफी ऑफ बम का दर्शन भगवती चरण बोहरा लिखे थे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, कामागाटा मारू क्या है। कामागाटा मारू क्या है, तो यह एक जहाज है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर, ये एक जापानी जहाज थे। आत्मसम्मान आंदोलन के पुरोधा कौन थे। आत्म
सम्मान आंदोलन के पुरोधा कौन थे? तो ईवी रामा स्वामी नायकर थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी ने नाजी यूथ लीग का गठन कब किया गया था? जर्मनी ने नाजी यूथ लीग का गठन कब किया था? नाजी यूथ लीग का गठन जो किया था जर्मनी ने 1922 ईस्वी में किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने फांसीवाद से प्रभावित होकर प्रथम विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड की संसद तथा यहूदियों के विरुद्ध प्रचार किया और काली कुर्ती वाले एक दल का गठन किया? काली कुर्ती वाले एक दल का गठन किया था। तो कौन किया था? ओसवाल्ड मोस्ले ने किया था। ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण के बाद बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का परित्याग कर कौन सी नीति अपनाई थी? रक्त एवं लौह की नीति परित्याग करके कौन सी नीति अपनाएगा? तो सभी लोग जान रहे हैं। इसमें आप कॉमन सेंस का यूज करके आप इसका आंसर सही से सही आप दे सकते हैं। तो कोई भी देश हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी देश, जब जैसे हम इसका बहुत सारा सटीक एग्जाम्पल हम देते हैं, सम्राट अशोक की चर्चा करते हैं। सम्राट अशोक जब कलिंग युद्ध का वर्णन जब 13वां शिलालेख में करता है तो उस समय बहुत सारा रक्त बहता है और जिसके कारण से उसका हृदय जो है परिवर्तित हो जाता है और वो एक शांति प्रिय व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आता है और बौद्ध धर्म को अपना लेता है। जस्ट लाइक उसी तरह जर्मनी में के एकीकरण जब हो गया तो बिस्मार्क ने उस समय जब जर्मनी का एकीकरण कर रहा था तो लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था, तो वो उसका परित्याग कर दिया और शांति एवं निर्माण की नीति को अपनाया। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सभी का इतिहास है। इतिहास से इसीलिए कहा था इतिहास को पढ़िए और जानिए, उससे आपको एलिमिनेट करने का एक बहुत ही शानदार कॉमन सेंस उत्पन्न होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1815 ईस्वी वियना संधि के दौरान 1815 ईस्वी वियना संधि के दौरान कौन सा देश शामिल नहीं था? वियना जब संधि हुआ था तो कौन सा देश शामिल नहीं था? तो पोलैंड शामिल नहीं था। तो वियना संधि के दौरान शामिल पहले कौन कौन सा देश था इसका भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। शामिल जो था उस समय परसा था, यूके था, फ्रांस था, रूस था, ये सभी लोग शामिल था। क्लियर। तो कहता है कि कौन शामिल नहीं था। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन शामिल था, तब जाकर के ऑप्शन मारने में सही होगा। परसा, यूके, फ्रांस और रूस, ये लोग शामिल थे। ड्यूक मेटरनिक ने अध्यक्षता किया था इसका। किसने किया था? वियना संधि का अध्यक्षता कौन किया था? ड्यूक मेटरनिक ने। नेपोलियन को हराकर वियना संधि जो है ये हुआ था। नेपोलियन को हरा दिया गया था और वियना संधि क्या था? किसने हरा दिया था? प्रसा, यूके, फ्रांस और रूस के सहयोग से ये जो है ना वियना संधि हुआ था। तो यही कहता है कि 1815 ईस्वी वियना संधि के दौरान कौन सा देश शामिल नहीं था? तो कौन सा देश शामिल नहीं था? तो पोलैंड एक शामिल नहीं था और अमेरिका भी हो जाएगा। अब देखिए अमेरिका भी ऑप्शन दे दिया हुआ है तो ऑप्शन 2 हो गया। इसमें से उपर्युक्त उसमें एक से अधिक हो जाएगा। कौन शामिल नहीं था? तो उपर्युक्त में से एक से अधिक शामिल नहीं था। ऑप्शन डी हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर। क्लियर। तो शामिल कौन कौन सा देश था हम उसका निकाल लिए, एलिमिनेट करके हम आंसर दे दिए आपको। तो क्लियर हो गया होगा। परसा, यूके, फ्रांस और रूस शामिल था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1873 ईस्वी में रचित पुस्तक, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1873 ईस्वी में रचित पुस्तक गुलामगिरी किस धारणा को निष्प्रभावी करती है? किस धारणा को निष्प्रभावी करती है? तो गुलामगिरी के लेखक हम लोग पहले जानते हैं कौन थे। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले थे। कौन थे? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले जो एक थे बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के, कुशल नेतृत्व के, बहुत ही धार्मिक सुधार के व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने समाज में अनेकों कुरीतियों को दूर करने के लिए गुलामगिरी पुस्तक का जो है ना विमोचन किया, जिसमें से निम्न जातियों का विभेद अत्यधिक रूप से देखा गया है। क्या हो जाएगा ऑप्शन? निम्न जातीय विभेद। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टालिनग्राद की लड़ाई किसके मध्य हुई? स्टालिनग्राद की लड़ाई किसके मध्य हुई? तो स्टालिनग्राद की जो लड़ाई हुआ था वो जर्मनी एवं रूस के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था? जर्मनी एवं रूस। स्टालिनग्राद की लड़ाई हुआ था जर्मनी एवं रूस के बीच। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन कोई नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा ऑप्शन। करेक्ट से कोई नहीं। स्टालिनग्राद की लड़ाई किसके बीच हुआ था? जर्मनी एवं रूस के बीच हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम चलो का नारा, रोम चलो का नारा किसने दिया था? तो रोम चलो का नारा जो दिया था मुसोलिनी ने दिया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो 51 था। कितना था? 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस में नई आर्थिक नीति, रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? लेनिन को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण के संबंध में कौन सही है? वैश्वीकरण के संबंध में कौन सही है? तो वैश्वीकरण का तो अर्थ ही होता है कि पूरे विश्व को एक साथ जोड़ना। तो कौन इसका किसके साथ होगा? तो मुक्त व्यापार करेगा, निजीकरण होगा, आर्थिक सुधार, जितना भी काम होगा वो वैश्वीकरण के संबंध को बढ़ावा देगा। तो उपयुक्त एक से अधिक हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन में कृषि क्रांति के शिल्पकार के रूप में जाने जाते थे। ब्रिटेन में कृषि क्रांति के शिल्पकार के रूप में जाने जाते थे। तो शिल्पकार जो ब्रिटेन में थे वो कौन थे? लॉर्ड टाउनसेंड थे। लॉर्ड टाउनसेंड थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? प्रथम विश्व युद्ध जो है कब लड़ा गया था? तो सभी लोग जान रहे हैं 1914 से 18 के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक काल में कौन सा प्रमुख उद्योग, औपनिवेशिक काल में कौन सा प्रमुख उद्योग क्षेत्र भारतीयों के हाथ में थे? तो भारतीयों के हाथ में जो था वस्त्र और कपास था। क्या था? वस्त्र और कपास का जो उद्योग था वो भारतीयों के हाथ में था। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी चंपारण यात्रा, महात्मा गांधी चंपारण यात्रा किस वर्ष में की गई थी? तो सभी लोग जान रहे हैं 1917 में किया गया था। भारत में प्रथम छापाखाना, भारत में प्रथम छापाखाना किस वर्ष तथा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो 1557 ईस्वी में हुआ था, पुर्तगालियों के द्वारा। कहता भारत में प्रथम छापाखाना की चर्चा कर रहा है, प्रिंटिंग प्रेस जिसको बोलते हैं। तो सभी लोग जानते हैं पुर्तगालियों के द्वारा चलाया, स्टार्ट किया गया था, प्रारंभ किया गया था, स्थापित किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन पेरिस शांति सम्मेलन के बड़े 4 परिषदों का सदस्य था? बड़े 4 परिषद का जो सदस्य था वो कौन था? तो उस समय जो थे, कहता कि कौन पेरिस शांति सम्मेलन के बड़े 4 परिषदों का सदस्य था? तो बिग 4 के सदस्य जो थे सभी का हम लोग
पहले क्लियर करते हैं। तो लॉर्ड जॉर्ज थे, ये लॉर्ड जॉर्ज ये यूके के थे। कहाँ के थे? यूके के थे। वुडरो विल्सन जो था ये कहाँ था? यूएसए का था। कहाँ का था? यूएसए का था। और आर्लेंडो जो था, आर्लेंडो जो थे ये इटली के थे। कहाँ के थे? इटली के। आर्लेंडो का पूरा नाम था विटोरियो आर्लेंडो थे, जो कि इटली के थे, विटोरियो आर्लेंडो। और एक जॉर्ज क्लीमेंसु थे। कौन था? जॉर्ज क्लीमेंसु, जो फ्रांस के थे। तो कहता है कि कौन पेरिस शांति सम्मेलन के बड़े 4 परिषद का सदस्य था? ये सभी लोग था। उपर्युक्त में एक से अधिक हो जाएगा ऑप्शन। आंसर क्या हो गया? उपर्युक्त में एक से अधिक। ये सभी जो है बिग 4 के सदस्य थे। बड़े चार परिषदों का सदस्य था, यानी बिग 4 का सदस्य था। तो कौन कौन? लॉयड जॉर्ज यूके के, वुडरो विल्सन यूएसए के, और विटोरियो आर्लेंडो इटली के, और जॉर्ज क्लीमेंसु फ्रांस के थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? तो सभी लोग जान रहे हैं 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन क्या किया था? प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग निरीक्षण हत्याकांड, जलियांवाला बाग निरीक्षण हत्याकांड किस दिन हुआ था? तो किस दिन हुआ था? 13 अप्रैल के दिन हुआ था। सभी लोग जान रहे हैं किस दिन हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। क्लियर? और उस समय जो था कौन सा दिन था? बैसाखी का दिन था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 ईस्वी में किसने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किसने किया था 1942 में? तो महात्मा गांधी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारत में आधुनिक छपाई तकनीक प्रारंभ किया? देखिए कितने लिखा गया है या किसने कर लीजिएगा आप लोग, प्रिंटिंग वाले से थोड़ा मिस हो गया है। किसने भारत में आधुनिक छपाई तकनीक प्रारंभ किया? देखिए आधुनिक छपाई की बात कर रहा है, आधुनिक छपाई की बात कर रहा था। आधुनिक छपाई तकनीक का जो प्रारंभ किया था ये अंग्रेज ने किया था, लेकिन छपाई का तकनीक जो प्रारंभ हुआ था वो पुर्तगालियों ने 1557 में ही कर दिया था। ध्यान में रखिएगा, जो कि नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन हम बताए थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच हेतु गठित बॉर्डर इंक्वायरी कमेटी हंटर कमेटी में किस भारतीयों को स्थान मिला था? किस भारतीयों को स्थान मिला था हंटर कमेटी में? तो हंटर कमेटी में 3 भारतीयों को स्थान मिला था। ध्यान में रखिएगा कि हंटर कमेटी में कितने भारतीयों का स्थान मिला था? 3 भारतीयों को स्थान मिला था। तो कौन कौन भारतीय थे ये ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सर चिमनलाल हरिलाल शीतलवाड़ ये था, पंडित जगत नारायण ये भी था, और सुल्तान अहमद खान ये भी था। तो किनको स्थान मिला था? ये तीनों को मिला। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में एक से अधिक। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का निर्वाचन आयोग है, भारत का निर्वाचन आयोग है। तो निर्वाचन आयोग तो सभी लोग जान रहे हैं कि क्या है? आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 जो बताता है, क्या बताता है? कि भारत में एक निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। तो यह क्या है? एक अस्थाई संवैधानिक निकाय है। यह एक अस्थाई संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन सी हो जाएगा, एक अस्थाई संवैधानिक निकाय है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साधारण विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में कंफ्यूजन कर देता है। कहता है एक साधारण विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है। कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है?
संसद के किसी भी सदन में जो है आप साधारण विधेयक को प्रस्तावित कर सकते हैं, लेकिन जब धन विधेयक की चर्चा होगा तो केवल लोकसभा में हो जाएगा। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ही लिया, धन विधेयक को कहां प्रस्तावित किया जा सकता है? तो केवल लोकसभा में, केवल लोकसभा में। लेकिन जब साधारण विधेयक की बात करेगा तो संसद के किसी भी सदन में पेश आप कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य की बात हम लोग चर्चा, सभी ऑप्शन को देखना पड़ेगा। कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं ऑप्शन, जनहितवाद के मामले में प्रभावित व्यक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही जा सकता है। यह जा सकता होगा, जा सकता है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। क्यों गलत हो गया? क्योंकि कहता है कि जनहितवाद के मामले में प्रभावित व्यक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल लिख दिया है, जबकि हम लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अलावे हाई कोर्ट में भी आप जा सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा और हाई कोर्ट हो जाएगा, दोनों में प्रश्न आप क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। क्लियर। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग विधि एवं मंत्रालय के अंतर्गत एक अनुलग्न निकाय है। क्या कह रहा है? कहता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है विधि एवं क्या है? न्याय मंत्रालय के, विधि एवं मंत्रालय के अंतर्गत, न्याय मंत्रालय होगा, यहाँ मंत्रालय सिर्फ लिख दिया है, न्याय मंत्रालय के अंतर्गत एक अनुलग्न निकाय है। तो यह जो है ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत एक अनुलग्न निकाय लिख रहा है, तो जबकि यह इंडिपेंडेंट बॉडी है, यह एक स्वतंत्र क्या है? बॉडी है। क्लियर। तो ये गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, संघवाद सरकार की ऐसी एक प्रणाली है जिसमें शक्ति का विभाजन केंद्रीय सत्ता एवं विभिन्न घटक इकाइयों के बीच होता है। ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सी क्या हो गया? सत्य हो गया, कथन यही सत्य हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? देखिए सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? तो स्वतंत्रता अधिनियम जो बन गया था सूचना का, वो 2002 में ही बन गया था। कब बन गया था? 2002 में ही बन गया था। तो इसमें एक बात मैं क्लियर करूंगा कि सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम कब बना, तो ये 2002 में बन गया था, लेकिन इसमें कुछ कमी बच गया था। कमियों को दूर करने के लिए, इसमें कुछ कमियों को दूर करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम आया। सूचना का अधिकार RTI आया। कब आया? 2005 में बना। क्लियर। सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम आया था 2002 में, लेकिन जब सूचना का अधिकार अधिनियम पूछ देगा तब 2005 में हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इसमें सब चीज तो था परंतु सूचना का अधिकार नहीं था। सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम में सब चीज था, लेकिन सूचना का अधिकार जो था वो नहीं था, जो कि 2005 में लागू कर दिया। इसलिए RTI अधिनियम जो होता है वो 2005 हो जाता है ऑप्शन, और जबकि सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम पूछेगा तो 2002 हो जाएगा। कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य सन 1949 ईस्वी में, कौन सा राज्य सन 1949 ईस्वी में भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ? तो 1949 ईस्वी में भारतीय संघ में जो सम्मिलित हुआ, तो ऑप्शन देख लेते हैं, मणिपुर, ये बिल्कुल नहीं, असम बिल्कुल नहीं, आंध्र प्रदेश बिल्कुल नहीं, तो ये कोई नहीं हो गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा, कोई नहीं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का कार्य क्या है? तो संसद का कार्य क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं, कार्य विधि निर्माण, बिल्कुल विधि निर्माण तो होता ही है।
कार्यपालिका की नियुक्ति बिल्कुल होता है। वित्तीय मामलों का नियंत्रण बिल्कुल संसद के द्वारा ही होता है। तो उपर्युक्त में एक से अधिक हो जाएगा। संसद का कार्य क्या है? तो संसद का कार्य ये सब है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय सूची के अंतर्गत शामिल है। देखिए संघ सूची के बारे में पूछ लिया है, तो संघ सूची में कौन कौन आता है ये ध्यान में रखना। कृषि देखना पड़ेगा। कृषि क्या है? तो ये राज्य सूची का विषय है। ये क्या है? राज्य सूची हो जाएगा। क्लियर? संचार, संचार संघ सूची हो गया, संचार संघ सूची हो गया। रक्षा संघ सूची हो गया। तो ये दो गो जो हो गया संघ सूची में हो गया। तो कहता है संघीय सूची के अंतर्गत शामिल है, तो ये दो हो गया। तो उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा ऑप्शन। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन को, स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो संवैधानिक दर्जा जो प्रदान किया गया था स्थानीय स्वशासन को 74वां क्या था? 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। क्लियर? 74वां संविधान संशोधन जो था 1992 में आया था। कब आया था? ऑप्शन हो जाएगा 1992। स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, समसामयिक काल में, समसामयिक काल में किस देश को लोकतंत्र की जननी माना जाता है? तो लोकतंत्र की जननी जो माना जाता है वो भारत को माना जाता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है? हमें लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है? स्वतंत्रता के लिए बिल्कुल सही, कल्याण के लिए बिल्कुल सही, विकास के लिए बिल्कुल सही। तो ये उपर्युक्त में एक से अधिक हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी संसदीय लोकतंत्र की एक आवश्यक संस्था नहीं है? देखिए ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन दे दिया है। कौन सी संसदीय लोकतंत्र की एक आवश्यक संस्था नहीं है? देखिए आवश्यक संस्था पूछ लिया है, तो चुनाव आयोग तो आवश्यक संस्था है ही, बिल्कुल ये है, सही है। न्यायपालिका आवश्यक संस्था है। योजना आयोग जो है आवश्यक संस्था ये नहीं है, क्योंकि इसका संसद के द्वारा ये नहीं बनाया गया है। ये एक ऐसे साधारण विधेयक के अनुसार इसको, तो ऑप्शन क्या हो गया? बनाया गया है, योजना आयोग हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, ध्यान में रखिएगा। किस देश में लोकतांत्रिक अधिकारों का बुनियादी लक्षण क्या क्या होता है? किसी देश में लोकतांत्रिक अधिकारों का बुनियादी लक्षण क्या क्या है? तो लोकतांत्रिक अधिकार क्या है? संवैधानिक गारंटी है, बिल्कुल सही। सार्वभौमिक उपलब्धता है, बिल्कुल सही। न्यायिक संरक्षण है, बिल्कुल सही। तो उपयुक्त में एक से अधिक। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लोगों के लिए कौन सा लोकतांत्रिक अधिकार है? भारत के लोगों के लिए कौन सा लोकतांत्रिक अधिकार है? तो कौन सा लोकतांत्रिक अधिकार है भारत के लोगों के लिए? जीवन का अधिकार बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता का अधिकार बिल्कुल सही है। और एक निर्वाचित सरकार पाने का अधिकार ये भी सही है। तो ये लोकतांत्रिक अधिकार है, उपयुक्त में एक से अधिक। क्लियर? इसीलिए किसी भी देश के लिए आवश्यक हो जाता है लोकतंत्र। इसीलिए लोकतंत्र के लिए सभी मर मिटने के लिए तैयार रहता है, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में सत्ता की साझेदारी की प्रथा नहीं है? सत्ता की साझेदारी की प्रथा नहीं है उत्तर कोरिया में। ध्यान रखिएगा, उत्तर कोरिया में क्या है? डिक्टेटरशिप है, यानी कि राजतंत्र है, यानी कि राजा का शासन चलता है, जैसे पहले चल रहा था।
कि राजा जो कहता था मैं ही शब्द हूं, मेरा शब्द ही कानून है, यानी कि मैं ही राज हूं और मेरा शब्द ही कानून है, जैसे लुई 16वां कहता था, कहां पर, फ्रांस में। जस्ट लाइक राजा का ये कथन जो है सभी राजाओं के लिए लागू होता है, और जितने भी राजा हुआ वो राजशाही का पुरजोर जो है ना समर्थन किया। और जस्ट लाइक उसका जो है अभी आपको देखने के लिए मिलेगा उत्तर कोरिया में, जिसको तानाशाही सरकार बोलते हैं, डिक्टेटरशिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तानाशाही सरकार, डिक्टेटरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बेल्जियम में बहुसंख्यक लोगों के द्वारा, बेल्जियम में बहुसंख्यक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बेल्जियम में जो है ना डच बोला जाता है। डच सर्वाधिक संख्या में बोलते हैं, 59% लोग जो है वो डच बोलते हैं। क्लियर? कितने परसेंट लोग? 59% लोग जो है डच भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में फेडकोर, किस देश में फेडकोर नामक एक लोकहित समूह सक्रिय है? फेडकोर जो है लोकहित समूह है, कहां सक्रिय है? तो बोलीविया में है। ऑप्शन सी हो जाएगा, बोलीविया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? अंतरिम अध्यक्ष अर्थात अस्थायी अध्यक्ष, इसको अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर अस्थायी अध्यक्ष के रूप में पूछा गया है, तो ऑप्शन सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक सरकार, सामुदायिक सरकार किस देश में साझेदारी का एक प्रकार है? किस देश में साझेदारी का एक प्रकार है? तो बेल्जियम में है। कहां पर है? बेल्जियम में है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और अंतिम क्वेश्चन है ये, कहता है लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है? लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है? तो अब्राहम लिंकन का आपको डिफिनेशन याद करना चाहिए। लोगों के द्वारा जो शासन होता है वो लोकतंत्र होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाता है? ऑप्शन बी में दिया हुआ है, लोगों का शासन लोकतंत्र कहलाता है। तो इसी के साथ अब हमें इजाजत दीजिए, फिर एक नए वीडियो के साथ, नई मटेरियल के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और अपनी एग्जाम के लिए पूर्ण रूप से तैयार रहिए, ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अत्यधिक रूप से मदद मिल सके। जय हिंद, जय भारत।